नमस्कार दोस्तों अपन ने पिछले वीडियो में परसेंटेज की प्रश्नावली जो शुरू की थी उसके कुछ प्रश्नों को हल किया था और उसी क्रम में दोस्तों आज अपन एक अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं उसको कैसे हल किया जाए। देखिएगा दोस्तों, आज का अपना सवाल क्या है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर चावल के उपभोग में कितनी कमी की जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब दोस्तों, चावल का मूल्य 20% बढ़ गया तो अब क्या करें। जितना पैसा बढ़ा उतने पैसों का उतने रुपयों का जो चावल है उतना कम खरीद लेते हैं अपन, जिससे कि चावल पर अपने व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, इसे कैसे हल करते हैं। माना कि परसेंटेज की जब बात की जाए तब अपन माना कि मतलब मानेंगे क्या, 100 मानेंगे। जब भी परसेंटेज की बात हो 100 ही मान लेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई 20% की। तो देखिएगा दोस्तों, माना कि पहले चावल का मूल्य था 100 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी था। अब चावल का मूल्य हो गया 120 रुपया पर केजी, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई 100 पे 20% मतलब 20। ठीक है। अतिरिक्त व्यय कितना हुआ, अतिरिक्त व्यय कितना बढ़ा, 20 रुपया। अपन क्या करें, अब अपन ये कह रहे हैं कि हम तो चावल खाना कम कर देंगे। मतलब पहले 100 रुपए के चावल यूज करते थे और पहले 100 रुपए के 1 किलो आते थे। अब हम क्या करेंगे, जब अब 120 रुपए के 1 किलो आ रहे हैं तो हम ये करेंगे कि हम तो 100 रुपए में जितने चावल आएंगे उतना ही खरीदेंगे, पर खर्च नहीं बढ़ाएंगे। बस अब ये तय करना है कि पहले तो 100 के 1 किलो आते थे, पर अब जब भाव 120 का हो गया तो 100 रुपए के 1 किलो तो आ नहीं सकते, तो कितना कम आएंगे, तो 20 रुपया का कम आएंगे। तो 20 रुपए के कितने चावल आएंगे। तो एक बात करते हैं अपन कि जैसे 120 रुपए का 20 रुपया कितना परसेंट होता है, यदि ये बात हमें पता चल जाए तो हम उतना ही परसेंट चावल कम कर देंगे, तो निश्चित रूप से अपन को पता चल जाएगा कि हमें कितना खरीदना है। तो अपन ये बात पता कर लेते हैं कि 20 रुपया 120 रुपए का कितना परसेंट, और इसे ज्ञात कैसे करते हैं दोस्तों। 20 रुपया कितने रुपए का जानना चाहते हैं अपन, 120 रुपए का। क्या जानना चाहते हैं, परसेंट। तो गुणा में क्या लिखेंगे, 100 और 0 से 0 और 2 का भाग 12 में 6 बार, तो 6 का भाग 100 में, तो 16 चंग 96 और शेष क्या बचे 4/6। तो इसको और काट देंगे 2/3, मतलब आंसर क्या है 16 से ही 2/3% है। तो अपन चावल जो उपयोग करते थे उसमें देखो व्यय पर कोई उपभोग में कितनी कमी की जाए, तो यही बात है कि 16 से 2/3% उपभोग कम कर दिया जाए तो हमारे चावल का खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा, हमें आसानी से समझ में आ गया। मतलब बात यही है कि जब मूल्य 20 रुपया बढ़ रहा है तो अपन 20 रुपए के चावल कम खरीदेंगे। पहले भले ही 100 रुपए किलो चावल मिलते थे तो पहले 20 रुपए के 200 ग्राम मिलते होंगे, लेकिन अब जब मूल्य 120 हो गया तो चावल 200 ग्राम तो नहीं मिलेंगे, तो कितने ग्राम मिलेंगे देख लीजिएगा, 1600। तो ऐसे ही दिख रहा अपन को 2/3, इसको अपन चाहे तो उसमें बदल सकते हैं, लगभग 1600 और इस तरह से आएगा 1600.66 के आसपास हमें चावल मिलेंगे यहाँ पर। तो ये सवाल है हमारा। देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल इससे जस्ट उल्टा भी हो सकता है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि न होकर कमी भी हो सकती है। देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
देखिएगा, अगला प्रश्न है, मान लेते हैं कह रहा है कि चावल ही मान लेते हैं, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च ना तो बढ़े ना घटे, चावल के मूल्य में 25% की कमी, 25% कम। तो मान लीजिए, देखिएगा दोस्तों, माना कि चावल का मूल्य था, माना कि चावल का मूल्य था 100 रुपया पर। 100 मानना से आसान होता है ना, सवाल आसानी से आ जाता है। अब चावल का मूल्य क्या होगा, तो जब 25% की कमी हुई तो अब चावल का मूल्य कितना, 75 रुपया पर केजी। तो हमारे पास बचत कितनी हुई, 25 रुपए की। तो क्या करें, 25 रुपए के चावल ज्यादा खरीद लेते हैं। तो कितने ज्यादा खरीदें, तो 25 रुपया 75 रुपए का कितना परसेंट होता है, उतना ही परसेंट चावल ज्यादा खरीदेंगे। तो देखिएगा 25 रुपया कितने का, 75 रुपए का, क्या जानना है, प्रतिशत। बस इसको हल कर देंगे, 3 आ जाएगा और 3 का भाग 100 में देते हैं तो अपन जानते हैं 33.33 आता है। तो अपन कितना चावल का उपभोग बढ़ा देते हैं, 33.33% उपभोग हम बढ़ा सकते हैं, जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को आसानी से जानना चाहें तो देखिएगा दोस्तों, 25 रुपया 75 रुपए का 1/3 होता है, और 1/3 का मतलब वही 33.33%। बिना कुछ सोल्व किया आसानी से इसे वैसे भी हल किया जा सकता है। ओके दोस्तों, कुछ दूसरे सवाल आगे के अपन देखते हैं इसी प्रश्नावली से रिलेटेड। अगला सवाल है दोस्तों, एक नगर की जनसंख्या 40,000 है, ठीक है। नगर की जनसंख्या कितनी है, 40,000। नगर की जनसंख्या 40,000 है, 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। इसकी वृद्धि दर कितनी है, वृद्धि दर क्या है इसकी, तो इसकी वृद्धि दर है 5% वार्षिक। ओके, 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी नगर की। ओके, वर्तमान में नगर की जनसंख्या 40,000, 5% की दर से बढ़ रही है। 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होनी है। दोस्तों ये सवाल वैसा ही है कि 40,000 रुपया मूलधन है, 5% की दर से बढ़ रहा है, ब्याज चक्रवृद्धि लग रहा है, तो 3 साल बाद वो धन कितना हो जाएगा, ऐसा ही। और उसी तरीके से इसे करेंगे। सबसे पहले इसको क्वेश्चन है जैसे मूलधन, एक धन, दर और कोष्टक बंद, और ऊपर आता है समय। इसको ऐसे करेंगे, मूलधन की जगह लिखेंगे क्या अपन, जनसंख्या कितनी है 40,000, कोष्टक में 1 प्लस दर कितनी है 5%, बटे में क्या लिख देते हैं 100, और ऊपर कितना समय 3 वर्ष। बस इससे हम हल कर लेंगे तो हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। तो देखिएगा, जब 5 होता है तो 105 अपने आप मान लेना चाहिए, 105 बटा 100, क्योंकि 100 और 5 105 हो जाएगा। इसको यहाँ पे 100 लेंगे, करेंगे हल, तो 100 और 5 105 हो जाएंगे, और यहाँ पे 100 आ जाएंगे नीचे। इसका मतलब अपन यूँ कह सकते हैं इसको 105 बटे 100, और ये 3 बार है। तो इसका क्या किया जाए, आगे देखो 40,000, और इसमें देखिएगा दोस्तों ये 105 और नीचे 100 है, तो ये 21 बटे 20 में कट जाएगा।
ये स्थिति बनेगी हमारे सामने। आगे देखते हैं। 40,000 गुणे में 21, 20 गुणा 21, 20 गुणा 21, 20, ये स्थिति बनेगी। 3 जीरो से 3 जीरो को काट देते हैं, ये हो जाएगा 20, तो ये 2 भी कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10, ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास संख्या बचती है 21, 3 बार 21 21 और 5। तो 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 का 1 हासिल का 2, 21 2 42 और 2 44। इसके बाद 441 को गुणा करेंगे 21 से, तो वापस वही 1 कम 1 4, 4 गुणा 2 8 8, उसके बाद 1 6 12 और 9। इसको गुणा करेंगे दोस्तों अपन 5 से, तो 9 2 6 1 5, तो 5 6 5 30 की 0 हासिल के 3, 5 2 10 और 3 13, हासिल का 45 और 1 46। 46,305। 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या हो जाएगी 46,305 और यही हमारा आंसर होगा। ये कंडीशन बनेगी। ओके दोस्तों, सीधी सी बात है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 इंटू समय, वैसे की वैसी तरह से करेंगे। जनसंख्या और 1 और वृद्धि दर और समय लिख देंगे और ये सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी सवाल को, इस सवाल में यदि ऐसा आ जाए थोड़ा सा परिवर्तन कि 5% की दर से जनसंख्या बढ़ नहीं रही, 5% की दर से जनसंख्या घट रही हो, ये वृद्धि दर नहीं होकर कमी हो रही हो यहाँ पर, तो फिर क्या किया जाए? वैसा ही होगा दोस्तों, कुछ अंतर नहीं आएगा ज्यादा। और इसमें 1 प्लस दर बटा 100 था और यहाँ पर समय था, ऐसी कैसी कंडीशन थी, पर यहाँ प्लस नहीं हो पा रहा। यहाँ क्या हो रहा, कमी मतलब माइनस, इसलिए इस प्लस को तो हटा दो या माइनस कर दो, और ऐसा होते ही वो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा 40, दर भी क्या है यहाँ पे अपन लिख देते हैं 5, और समय कितना है यहाँ पर, समय वही 3 वर्ष, तो 40,000 और वही होगा वही होएगा, पर यहाँ घटेगा तो 21 नहीं होकर 95 है, तो मतलब 19 बटे 20, 3 वर्ष है तो 3 बार 19 बटे 20 और 19 बटे 20, वैसा ही होगा। इसको काटेंगे इससे तो 5 आता ही है यहाँ पर, तो 19 को 19 गुणा 19, 9 9 81, हासिल के 8 और 9 और 8 17 और 9 1 1 और 16 1 361, और फिर उसको गुणा करेंगे 19 से। 9 9 छंग 54, 5 9 3 27 और 5 32, फिर 1 6 3 9 5 8 और 6 6 8 5 9 और बच रहा 5, तो 9 पंजे 45, हासिल का 4, 5 पंजे 25 4 29, हासिल का 2, 8 पंजे 40 और 2 42, हासिल का 4, 6 पंजे 30 और 4 34, तो 34,295 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या रह जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों ये अपना सवाल भी हो जाएगा, जनसंख्या कम हो या ज़्यादा हो। और एक दूसरा सवाल अपन ने किया, मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो। इस प्रकार के सवालों को अपन आसानी से कर पाएंगे। एक और सवाल है, देखिए दोस्तों, अपना अगला सवाल है दोस्तों, किसी कक्षा में 260 विद्यार्थी हैं, इनमें से 35% छात्र
असफल हो जाते हैं तो कितने छात्रों की संख्या बतानी है, कितने छात्र सफल हुए, ये क्वेश्चन है। छात्र कितने सफल होते हैं, तो देखिएगा दोस्तों 35% असफल हुए यदि, तो इससे तय है कि 65% तो सफल हुए। जब 35% असफल तो बचे जो सफल, तो 65% सफल हो रहे हैं। तो क्यों ना हम इस 260 का 65% निकाल ले, तो जो संख्या आएगी वही सफल विद्यार्थी होंगे। तो वही है 65 के साथ परसेंट है तो मतलब नीचे 100 आएगा। यदि यहाँ परसेंट लगाओ तो नीचे 100 आएगा। और किसी संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो गुणा 100 से कर देना है। यहाँ पे क्या होगा 65/100 और गुणा में आएगा 260। तो देखिए जीरो से तो चल जाएगा जीरो, यहाँ होगा 13 पंजे 65, यहाँ 2 पंजे 10 और ये 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 गुणा 13 169, 13 का वर्ग होता है ये 169। तो 169 विद्यार्थी हैं जो सफल हुए और यही हमारा आंसर होगा। काफी आसान सा सवाल है दोस्तों। एक और सवाल है जो हम देख लेते हैं, वो भी काफी आसान है। सवाल है दोस्तों कि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक लाने जरूरी है, लेकिन एक विद्यार्थी 18 अंक प्राप्त करता है, 18 अंक प्राप्त करता है और 9 अंकों से असफल हो जाता है, तो बताइएगा पूर्णांक कितने अंकों का था, मतलब परीक्षा के पूरे नंबर कितने थे, कितने की परीक्षा हुई थी। तो देखिएगा दोस्तों यदि 36% ले आए तो सफल है। लड़का लाता है 18 नंबर, असफल होता है 9 नंबर से, मतलब 9 नंबर कम पड़ गए। यदि 18 में 9 जोड़ दिए जाए तो कितने हो रहे हैं दोस्तों 27। तो लड़का पास हो जाता कितने में, या तो लड़का पास होने की क्या शर्त है 36% में पास होता है, और इधर अपन कह रहे 9 नंबर से फेल हुआ मतलब 27 नंबर में पास हो जाएगा। इसका मतलब हुआ किसी परीक्षा में 36% बराबर 27 नंबर है, ये स्पष्ट है अपना। यदि किसी परीक्षा में 36% का मतलब 27 है तो क्यों ना हम 1% ज्ञात कर ले, और उसको 1% को यदि हम 100 से गुणा करेंगे तो 100% नंबर पता चल जाएगा, और हमें तो 100% ही चाहिए। पूर्णांक कितना, तो देखो 27 कितना परसेंट है 36%, तो 36 से भाग दे दे यदि किसी संख्या में, तो देखा जाए तो 27 में 36 का भाग देंगे तो 36वां भाग निकल कर आएगा अपने, और मतलब वही 1% भी होगा, और उस 1% को गुणा कितने से करते हैं 100 से, तो क्या ज्ञात हो जाएगा 100%। ठीक है, तो 9 से काटा 9 3 27 और 9 चौक 36, 4 से 100 को 25 से, और 25 गुणा 3 आया बराबर कितना आया आंसर 75। इसका मतलब उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था 75, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।